जनरल फिजियोलॉजी बिल्कुल स्टार्ट से, क्योंकि मुझे कई जो एफसीपीएस एस्पायरेंट्स हैं जो पार्ट 1 देना चाहते हैं, उन्होंने भी कांटेक्ट किया, क्योंकि आप यकीन करें कि ये आपकी बीआरएस फिजियो देखें, जो दाना लोग हैं, जो बुजुर्गान दीन हैं, वो कहते हैं कि अच्छी बातें सारी हो चुकी हैं, ठीक है? अब उन पे अमल करना बाकी है। बिल्कुल इसी तरह किताबें अच्छी-अच्छी लिखी जा चुकी हैं। अब पढ़ना और उनको समझना ज़रूरी है, ठीक है? तो हमने कोई नोट्स-छोट्स नहीं पढ़ने, हमने अपनी तरफ से कोई चीज़, कोई नोट्स नहीं बनाने, हम बुक्स को फ़ॉलो करेंगे, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो आपको कोई भी एग्ज़ाम जो है आप ले लें, वो आपको पास करवाती हैं, हम वो बुक्स पढ़ेंगे। हम बीआरएस से फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि गाइटन जो है वो बहुत ज़्यादा है। गाइटन एमबीबीएस के लेवल की बुक नहीं है। वो जो फिजियोलॉजी में बीएस करना चाहते हैं या जो फिजियोलॉजी को एज़ ए सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ये उनके लिए वो बुक है। जो फर्स्ट एड की फिजियोलॉजी है वो गुड फॉर नथिंग है। उसमें बहुत ही थोड़ा उन्होंने लिखा हुआ है, बहुत ही चीज़ें उन्होंने मिस की हुई हैं, जो आपको एग्ज़ाम में, पेपर में हेल्प नहीं कर सकती। अगर आप बीआरएस को देखें तो ये बहुत खुश्क बुक नज़र आती हैं। अक्सर लड़के जो एफसीपीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, मैं उन्हें मशवरा देता हूँ कि यार आप बीआरएस पढ़ो। वो कहते हैं कि ये बहुत खुश्क किताब है, ये खुश्क नहीं है। इसको आप अगर अच्छी तरह पढ़ोगे तो फिजियोलॉजी के लिए इससे बेहतरीन बुक और कोई नहीं है। हम जो फिजियो पढ़ेंगे, अगर आप सिर्फ यही फिजियो गेन कर लेते हो, समझ लेते हो, तो पीएमडीसी हो, एफसीपीएस का एग्ज़ाम हो, यूएसएमएलई का एग्ज़ाम हो, प्लैब का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें फिजियोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह आपसे मिस नहीं होगा। तो हम जल्दी नहीं करेंगे पहली बात, क्योंकि आप लोग सारे स्टूडेंट हैं। एफसीपीएस के जो लड़के हैं वो उन्हें मैंने इसलिए इस ग्रुप में, इस स्टडी में शामिल नहीं किया, क्योंकि उनके तो 3 मंथ होते हैं, 3 मंथ में उन्होंने सारा कोर्स करना होता है। तो उतना हमारे पास फिर टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को 1 हफ्ते में पूरी फिजियो पढ़ा दूँ, तो ना आप लोगों को मज़ा आएगा और ना कोई बात बनेगी। तो हम आराम-आराम से पढ़ेंगे, समझ-समझ के पढ़ेंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे, ताकि ना आप लोग बोर हो और ना आप लोगों के कांसेप्ट जो हैं वो मिस हो। ठीक है? तो इंशाल्लाह आज हम जो है फर्स्ट जो है हमारे पास, वो शुरू करते हैं। अ, मुझे बताएँ कि अगर ये आपका क्लियर वो आ रहा है, بدل يجاك بيرتكوا. तेवा का ये कैमरा मैं सेट कर लूँ। अच्छा, ये आ रहा है सही पेज? आओ सही है, सही है। अच्छा, चलें जी, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जनरल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जनरल फिजियोलॉजी में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है? फिजियोलॉजी ये है कि आप बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को स्टडी करो, ठीक है? कि आपके जिस्म के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, वो नॉर्मली कैसे काम करता है, हम कहेंगे हम नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। आपका जीआईटी, आपका एंडोक्राइन सिस्टम, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम नॉर्मल फंक्शन कैसे करता है, इसके बारे में पढ़ने को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। जो पैथोलॉजी होती है, उसमें आप एब्नॉर्मल फंक्शन के बारे में बात करते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि सीवीएस की पैथोलॉजी पढ़ रहा हूँ, कार्डियोवास्कुलर, तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह रहा हूँ कि कार्डियक यानी हार्ट और वेसल्स रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं, जो एब्नॉर्मल फंक्शंस हैं, जो पैथोलॉजीज़ हैं, उनको पढ़ने को पैथोलॉजी कहते हैं। एक होती है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में आप ये पढ़ते हो कि किस तरह से एक डिज़ीज़ डेवलप होती है, किस तरीके से फिजियोलॉजी पैथोलॉजी में चेंज होती है। फिजियोलॉजी नॉर्मल फंक्शन था, किस तरीके से, किस प्रोसेस से गुज़र के ये एब्नॉर्मल हो जाता है, ये डिज़ीज़ किस तरह प्रोग्रेस करती है, इस स्टडी को हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास बेसिक कांसेप्ट्स हो गए। अब हम आते हैं फिजियोलॉजी में, सबसे बेसिक से शुरू करते हैं सेल, ठीक है? सेल क्या है? ये हमारे जिस्म का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब इसका क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो भी सेल की वजह से है
और हमारे जिस्म के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, ये भी सेल की वजह से हैं। बिल्कुल, अगर ये दीवार है और दीवार ईंटों से बनी हुई है और इस दीवार का काम है कि ये आपको बाहर से आने वाली चीज़ों से बचाए, तो हम कहेंगे कि जो ईंट है, ये इस दीवार का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, क्योंकि अगर ये ईंट ना होती तो दीवार का स्ट्रक्चर ना होता। और ये फंक्शनल यूनिट भी है, क्योंकि अगर ये ईंट ना होती, तो दीवार ना होती और ये फंक्शन ना होता। फंक्शन क्या है? बाहर से आने वाली चीज़ों को रोकना। तो सेल आपके जिस्म का स्ट्रक्चर भी बनाता है और आपके जिस्म के अंदर जितने फंक्शन हो रहे हैं, वो भी करता है। ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। अब सेल जो हैं, हमें पता है कि सेल का एक सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी एरिया है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है? और ये साइटोप्लाज्म है। एक होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म आपके सेल मेम्ब्रेन से नीचे ये जितना भी एरिया है, ये सारे का सारा प्रोटोप्लाज्म है। जबकि साइटोप्लाज्म क्या है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो स्पेस है, ये आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है? साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में समझ आ गई कि सेल मेम्ब्रेन से नीचे जितना भी एरिया है, इसको अगर आपको ये प्रोटोप्लाज्म, लेकिन अगर आप सिर्फ सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान जो स्पेस है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक तो हो गई ये बात। दूसरा हमें पता है कि सेल का एक सेल मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो एरिया है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। जेनेटिक मटेरियल 2 तरह का है, जेनेटिक मटेरियल। एक है हमारे पास डीएनए और एक है हमारे पास आरएनए। अब जो डीएनए है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन जो आरएनए है, इसके फिर आगे 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसपोर्टर आरएनए, ठीक है? ये 3 तरह के आरएनए हैं। अब इसमें जो मैसेंजर आरएनए है, इसका काम है कि डीएनए के अंदर जो कोड पड़ा हुआ है, जो एक खुफिया मैसेज पड़ा हुआ है, इस मैसेज की फोटोकॉपी बनाना। लेट्स सपोज ये डीएनए, ये न्यूक्लियस है, ठीक है? ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है। अब मैसेंजर आरएनए क्या करता है? मैसेंजर आरएनए अंदर जाता है और बिल्कुल इसी तरह की शेप अपना लेता है। हम कहते हैं कि डीएनए का फोटोस्टेट ले लिया गया। ये जो फोटोस्टेट है, इसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। इसको मैसेंजर आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर मैसेज है। कौन-सा मैसेज? जो डीएनए के कोड्स के अंदर मैसेज था, वही मैसेज आपने कॉपी कर लिया, वही कोड्स आपने कॉपी कर लिए। ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। अब ये मैसेंजर आरएनए कोड लेके बाहर निकलता है और बाहर आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है? ये मैसेंजर आरएनए आता है, खुद बाहर निकल के राइबोसोम्स के ऊपर बैठ जाता है और राइबोसोम को कहता है कि भाईजान, डीएनए से मैं ये मैसेज लेके आया हूँ, तुम इस मैसेज को ट्रांसलेट करो, ठीक है? मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे जनरली मैं आपको बता रहा हूँ। 2 टर्म्स यूज़ होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है? ट्रांसलेशन। ये जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए ने फोटोस्टेट बनाई, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये मैसेंजर आरएनए जब न्यूक्लियस से बाहर निकल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स पड़ा हुआ है, इस राइबोसोम के ऊपर आता है और इसका ये मैसेज जो ट्रांसलेट होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन किस तरह होती है? ट्रांसलेशन इस तरह होती है कि लेट्स सपोज मैसेंजर आरएनए एक कोड लेके आया है ए बी सी डी ई एफ। तो बेसिकली इस कोड का मतलब ये है कि आप यहाँ पे ए वाला अमीनो एसिड लगाओ, यहाँ पे बी अमीनो एसिड लगाओ, यहाँ पे सी लगाओ, यहाँ पे डी लगाओ, यहाँ पे ई लगाओ, यहाँ पे एफ लगाओ और फिर इनके दरमियान बॉन्ड्स बनाओ, जिससे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी और ये पॉलीपेप्टाइड चेन फिर एक दूसरे के साथ बाइंड होके प्रोटीन बना देगी।
तो दूसरे लफ्जों में मैं कह सकता हूं कि जो ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस है, इसको आप प्रोटीन सिंथेसिस भी कह सकते हो। यहां तक इस बात की समझ आई? ट्रांसक्रिप्शन, आपने डीएनए से एक मैसेज लिया मैसेंजर आरएनए की शक्ल में, इस प्रोसेस को क्या कहा हमने? ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये मैसेंजर आरएनए बाहर गया और इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम है उसके ऊपर लैंड हो गया। जब लैंड हो गया तो इसके अंदर जो कोड था इस मैसेंजर आरएनए के अंदर, राइबोसोम ने उस कोड को ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट इस तरह किया कि इस कोड के मुताबिक जो जो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच करने थे वो अटैच किए हमने, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना। इस ये चेन फिर लंबा हुआ, उसके साथ साइड पे और चेन मिले, तो ये जो चीज बनी, अब इसको हमने कहा कि ये प्रोटीन। तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस जो है ये राइबोसोम के ऊपर होता है और इसको प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये बात हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं वैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आरएनए आपके पास कई टाइप के हैं। इसमें एक मैसेंजर आरएनए है जिसका काम आपने समझ लिया। दूसरा राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोमल आरएनए से राइबोसोम बना हुआ है। ये जो राइबोसोम है, अगर आप राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखो तो इस राइबोसोम के अंदर आरएनए पड़े होते हैं, और ये आरएनए राइबोसोमल आरएनए कहलाते हैं। ठीक है, एक तो हो गई ये बात। तीसरा आपके पास है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का क्या काम है? देखो, ये ए बी सी डी ई एफ कोड था, इनके मुताबिक ए बी सी डी ई एफ वाले अमीनो एसिड आपने अटैच करने थे एक दूसरे के साथ। तो ए इधर पड़ा होता है साइटोप्लाज्म में, जगह जगह पे बिखरे हुए हैं, बी इधर है, सी इधर है, डी इधर है, ई इधर है, एफ इधर है, वगैरह वगैरह। अब गौर से सुनिए, ट्रांसफर आरएनए, जब मैसेंजर आरएनए डीएनए से फोटोस्टेट लेके राइबोसोम के पास आता है, राइबोसोम इस मैसेज को ट्रांसलेट कर लेता है, तो ये राइबोसोम अब ट्रांसफर आरएनए को कहता है, ये ट्रांसफर आरएनए, कि भाईजान अब तुम ना, अब जैसे ए वाला अमीनो एसिड लाना है तो ए वाले अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए होता है जो सिर्फ ए को पहचानता है। तो ये ट्रांसफर आरएनए जाएगा, ए को पकड़ के इधर ले आएगा। फिर एक और ट्रांसफर आरएनए होगा, राइबोसोम उसको कहेगा कि तुम्हारा काम है बी को लेके आना, तो वो बी को लेके आता है, बी आ जाता है। एक और ट्रांसफर आरएनए है, वो सी को लेके आता है, और होता है वो डी को लेके आता है। इस तरह ये जो तरतीब बनी, ये जो अमीनो एसिड सीक्वेंस में अरेंज हुए, इन अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म के मुख्तलिफ एरियाज से पकड़ पकड़ के ट्रांसफर करने वालों आरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ये तीन तरह के आपके पास ट्रांसफर आरएनए, ये आरएनए हो गए। और डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये हम डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको बेसिक जो सेल का स्ट्रक्चर है वो समझा रहा हूँ। यहाँ तक इस बात की समझ आ गई? क्या मैं आगे जा सकता हूँ? कोई भी एक बंदा हाँ कह दे जिसका माइक यस सर। ऑन है। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब हम जाते हैं, सेल्स जो हैं बजाते खुद ये सेल हैं। बहुत सारे सेल जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इससे टिश्यू बनता है। मिसाल के तौर पर ये एक लेट सपोज ये आपके पास हार्ट है, ये आपके पास हार्ट है। अब हार्ट की मैं बात नहीं करता, चलो मैं आपको ना एक और मिसाल दे देता हूँ, सिंपल मिसाल। ये आपके पास लीवर है, लीवर। लीवर की भी मैं मिसाल नहीं देता, इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये आपके पास जीआईटी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एपिथेलियल सेल है, ये एपिथेलियल सेल, ये एक एपिथेलियल सेल, ये अगला, ये अगला, ये अगला, ये अगला। तो ये बजाते खुद सिर्फ एक सेल था, लेकिन जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो इससे बनता है टिश्यू। जैसे ये एक एपिथेलियल सेल था, लेकिन जब बहुत सारे एपिथेलियल सेल मिले तो इससे ये बन गया है एपिथेलियल टिश्यू। समझ आ रही है? तो एक सेल अपना अलग से सेल है, लेकिन जब बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इससे जो चीज बनती है उसको हम टिश्यू कहते हैं। मिसाल के तौर पर मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू बेसिकली क्या है? जब बहुत सारे मसल सेल्स मिल जाएं, इसको हम कहते हैं मसल टिश्यू। जब नर्व, न्यूरॉन, जब बहुत सारे
न्यूरॉन एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो ये नर्व बनता है। इस नर्व को हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। ये एक सेल, ये अगला सेल, ये अगला सेल। तो जब बहुत सारे सेल मिलते हैं उससे जो चीज बनती है वो आपके पास क्या है? टिश्यू। सबसे पहले क्या था? सेल। जब बहुत सारे सेल मिले तो उन्होंने टिश्यू बनाया। अब टिश्यू के हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स हैं। हमारे इंसानों के जिस्म में 4 किस्म के टिश्यू पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, जिनका काम है सपोर्ट करना, मुख्तलिफ चीजों को, मुख्तलिफ ऑर्गन्स को सपोर्ट करना। एपिथेलियल टिश्यू, जिसका काम है कवरिंग करना, ये बिल्कुल कवर है। कवर का क्या मतलब? जैसे ये आपके पास एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर की तरफ से किसने कवर किया हुआ है? एपिथेलियल टिश्यू ने। तो एपिथेलियल टिश्यू का बेसिक काम होता है कवर करना। तीसरा आपके पास जो है वो है मस्कुलर टिश्यू। अब जो मस्कुलर टिश्यू है इसमें फिर 3 तरह के मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल का क्या काम होता है? ये आपके जिस्म के अंदर जितने भी हॉलो ट्यूब्स है, जिस तरह ये स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूब है, ठीक है? इसके अंदर ये एक खाली जगह है, इसके अंदर खुराक मौजूद होती है। आपका जो स्टमक है वो एक हॉलो ट्यूब है। आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एक हॉलो ट्यूब है, इसके अंदर जो है चीजें जो है वो होती है, यूरिन होता है। तो जितने भी आपके हॉलो ट्यूब्स हैं उनकी दीवारों के अंदर जो जो मसल टिश्यू मौजूद हैं वो आपके पास स्मूथ मसल हैं। यूटेरस की दीवारों में किसने बनाई है? स्मूथ मसल ने बनाई है। स्टमक की दीवारों में जो मसल है वो कौन सा है? स्मूथ मसल है। इंटेस्टाइन की दीवारों में जो मसल हैं वो कौन सा मसल है? स्मूथ मसल है। ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया ना, जहाँ पे स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल आपके जिस्म के अंदर जितने भी हॉलो ट्यूब्स एंड हॉलो ऑर्गन्स हैं उनकी दीवारें स्मूथ मसल से बनी हुई हैं, ठीक है? उसके बाद आपके पास है स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल। वो तो नाम से जाहिर है, ये वो मसल हैं कि जिससे आपका हार्ट बना हुआ है, क्या? इसके बाद आपके पास है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल वो मसल हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जी Yes, सर, sir. आ रही है सर। मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आ गई थी इसलिए। अच्छा, स्केलेटल मसल वो मसल हैं जो आपकी मूवमेंट में आपकी हेल्प करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। और ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये अटैच होते हैं बोन्स के साथ, ठीक है? जैसे आपके बाइसेप, ये जितने भी मसल हैं, ये जितने भी मसल्स हैं ये हड्डियों के साथ, ये बोन्स के साथ अटैच हैं और इनका काम है मूवमेंट करवाना हमें और हमें सपोर्ट करना। तो ये आपके पास स्केलेटल मसल हैं और ये बोन के साथ आपके अटैच होते हैं। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू 3 तरह के हुए, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। हम पढ़ रहे हैं सेल। या सेल जब बहुत सारे एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उससे टिश्यू बनता है। अब टिश्यू हमारे पास कितने टाइप का हुआ? एक कनेक्टिव टिश्यू हुआ, एक टाइप। कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं? ये भी हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन किस तरह सपोर्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मस्कुलर टिश्यू हुआ, फिर उसके हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ी, इसकी फिर 3 सब टाइप्स। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यू जो है ये हॉलो ऑर्गन्स को अंदर से कवर करता है। जैसे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन एक हॉलो ऑर्गन है जिसको अंदर से किसने कवर किया हुआ है? एपिथेलियल सेल्स ने, ठीक है? आपका यूरिनरी ब्लैडर है, इसको अंदर से स्क्वामस एपिथेलियम ने कवर किया, क्यूबाइडल एपिथेलियम ने। फिर इसकी एपिथेलियम की टाइप्स हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। स्टमक है, इसको अंदर एपिथेलियल टिश्यूज ने कवर किया हुआ। तो एपिथेलियम जो है ये कवर करता है हॉलो ऑर्गन्स को अंदर से। और स्किन क्या है? स्किन एक एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है? तो ये आपके पास एपिथेलियल टिश्यू है। जो चौथा और आखिरी टाइप ऑफ टिश्यू है वो नर्वस टिश्यू।
तो नर्वस टिश्यू है, नाम से जाहिर है, इससे आपकी क्या बनती है, ब्रेन बनता है। अगर कोई पूछे ब्रेन कौन सी टिश्यू से बना है, नर्वस टिश्यू से। स्पाइनल कार्ड कौन सी टिश्यू से बना है, नर्वस टिश्यू से। और जो नर्व्स हैं, नर्व्स जो ब्रेन को स्पाइनल कार्ड के साथ और स्पाइनल कार्ड को पूरे जिस्म के साथ कनेक्ट करती हैं, उन चीजों को नर्व कहते हैं। वो किस चीज से बने हुए हैं, वो नर्वस टिश्यू से बने हुए हैं। तो टिश्यू 4 टाइप के हुए, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की 3 सब टाइप्स हुई, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल। नर्वस टिश्यू, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स जो हैं वो इससे बनती हैं। ये टिश्यूज की आप लोगों को समझ आ गई? कोई एक बंदा हाँ कह दे या यस ना कह सर। दे। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास देखो Yes, सेल से sir. क्या God. बने, सेल से क्या बने, टिश्यू। फिर टिश्यूज को हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा कि टिश्यूज की क्या क्या सब टाइप्स हैं। फिर जब 2 या 2 से ज्यादा टिश्यूज एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इससे आर्गन बनता है। मिसाल के तौर पर अब देखो, मेरे पास एक आर्गन है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर 3 तरह का कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है। देखो मैंने क्या कहा, 2 या 2 से ज्यादा किस्म का टिश्यू जब एक दूसरे के साथ इकट्ठा होता है, मिलता है, तो इसे आर्गन बनता है। मिसाल के तौर पर इंटेस्टाइन के अंदर जो कवरिंग दी हुई है वो कौन सी टिश्यू ने दी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू ने। ये एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल बहुत सारे हैं, तो ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया। फिर इसी इंटेस्टाइन की दीवारों में दीवारें किसने बनाई हैं, मस्कुलर टिश्यू ने। फिर इन्हीं मस्कुलर टिश्यूज के ऊपर मजीद प्रोटेक्शन के लिए कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको एडवेंटिशिया कहते हैं। तो अब ये देखो, ये मेरे पास एक आर्गन है जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 तरह की टिश्यूज से बना हुआ है, सीलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कहने का मतलब ये है कि जब 2 या 2 से ज्यादा किस्म के टिश्यूज एक दूसरे से मिलते हैं तो इससे बनता है आर्गन। इसकी समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। उसके बाद हम जो है आते हैं सिस्टम की तरफ। जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन्स मिलते हैं तो इससे सिस्टम बनता है। मिसाल के तौर पर अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना हुआ है, ऑर्गन से। क्योंकि हमने पढ़ा कि जब ऑर्गन्स एक दूसरे से मिलते हैं तो इससे एक सिस्टम बनता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये कितने ऑर्गन से बना हुआ है, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन हो गया, लीवर हो गया, वो भी रोल प्ले करता है डाइजेस्टिव डाइजेशन में, पेनक्रियास हो गया, इसी तरह आपका जो है रेक्टम हो गया, एसोफेगस हो गया। तो ये देखो, एक सिस्टम जो है वो इतने सारे ऑर्गन्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इससे एक सिस्टम बनता है। जैसे आपका नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम कौन से ऑर्गन से बना हुआ है, ब्रेन एक ऑर्गन है, उससे बना हुआ है। स्पाइनल कार्ड एक ऑर्गन है, और नर्व्स, पेरिफेरल और क्रेनियल नर्व, ये 3 ऑर्गन्स हैं। इन ऑर्गन्स ने जो सिस्टम बनाया हुआ है वो नर्वस सिस्टम है। तो सिस्टम जो है इस तरह जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो और जब सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बनता है हजरत मौलाना इंसान। ये जो हजरत मौलाना इंसान है ये सिस्टम से बना हुआ है। इंसान के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये आपके पास जब बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं तो इससे आप इंसान बनते हो। तो हजरत मौलाना इंसान यानी हमारी जो बॉडी है वो, तो ये एक हायरार्की हो गई। सेल से बनते हैं टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन। जब ऑर्गन 2 या 2 से ज्यादा मिल जाएं तो ये एक एज ए सिस्टम काम करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। और बहुत सारे सिस्टम्स की वजह से हजरत मौलाना इंसान इस दुनिया में मौजूद है। यहाँ तक इस बात की समझ आ गई? क्या मैं यस आगे सर। प्रोसीड कर? ठीक हो गया जी। यस सर। अच्छा, अब हम जरा आते हैं सेल मेंबर, सेल को अब हम जरा गुस्से में इधर उधर निकल गए थे, हम वापस आते हैं सेल पे, क्योंकि हम बहुत बेसिक जनरल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो सेल जो है वो सर बहुत ही मासूम सी चीज है। जी 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 जी। सर कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ टिश्यू की एग्जांपल फिर से बताएं सर। जो मसल्स। स्मूथ जो स्मूथ मसल्स हैं, ये आपके जिस्म के अंदर जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, जैसे स्टमक हो गया, जैसे यूटेरस हो गया,
जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इनकी दीवारों में जो मसल मौजूद हैं वो स्मूथ मसल है। जैसे ब्लड वेसल हो गया, अगर आप आर्टरी को देखो तो आर्टरी की दीवारों में स्मूथ मसल मौजूद होते हैं। ठीक ठीक है हो सर। गया। और जो कनेक्टिव टिश्यू है ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ये सेल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। ये देखो ना, ये सेल्स हैं, ये सेल इनके दरमियान कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अच्छा अब हम आगे इसकी समझ आ गई, मैं आगे जाऊं? यस सर। अच्छा, अब सेल है हमारे पास, तो सेल का एक सेल मेम्ब्रेन होता है। अब जितना भी हमने जो सेल देखा है और आप ड्रा किया है तो हम वो इस तरह ड्रा करते हैं। बेसिकली जो सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है ये बाई लेयर होता है, यानी इसके 2 लेयर होते हैं अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे। ये सेल मेम्ब्रेन 2 चीजों से बना हुआ है, लाइपिड और प्रोटीन। ठीक है, ये इन 2 चीजों से बना हुआ है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसकी 2 लेयर होती हैं और ये 2 चीजों से बना हुआ है, लाइपिड से और प्रोटीन से। सबसे पहले हम इसके लाइपिड के बारे में बात करते हैं कि जिस लाइपिड से ये सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है वो क्या है। तो लाइपिड बेसिकली इसकी जो है 2 लेयर्स होती हैं, लाइपिड बाई लेयर इसलिए इसको कहते हैं। अब ये लाइपिड की बहुत सारी टाइप्स हैं। जो टाइप आपका सेल मेम्ब्रेन बनाती हैं उसका नाम है फास्फोलाइपिड। फास्फोलाइपिड, ठीक है। फास्फोलाइपिड जो है वो आपका ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड मौजूद है, अगर कोई आपसे पूछे कुछ किस टाइप की लिपिड है तो ये फास्फोलाइपिड है। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो जो फास्फोलिपिड है बेसिकली ये एक ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल होता है, ग्लाइसिरोल, और इसके साथ 3 फैटी एसिड अटैच होते हैं। 3 फैटी एसिड टेल, फैटी एसिड टेल, 1 2 3 और एक ग्लाइसिरोल। तो इसको हम कहते हैं फास्फोलाइपिड। ये चीज आपका ये सेल मेम्ब्रेन बनाती है। मैं इधर ड्रा समझाने के लिए, ये ग्लाइसिरोल, ये इसके 3 टेल, ये अगला ग्लाइसिरोल, ये इसके 3 टेल, ये अगला ग्लाइसिरोल, इसके 3 टेल, ये अगला ग्लाइसिरोल, इसके 3 टेल। इसी तरह इस साइड पे भी ये एक ग्लाइसिरोल, इसके 3 टेल, ये ग्लाइसिरोल, इसके 3 टेल, ये ग्लाइसिरोल, इसके 3 टेल। तो ये जो आपके 2 लेयर हैं बेसिकली ये किसने बनाए हैं? ये फास्फोलाइपिड ने बनाए हैं। फास्फोलाइपिड क्या है? एक फास्फोलाइपिड का मतलब होता है एक ग्लाइसिरोल और इसके साथ 3 फैटी एसिड। फैटी एसिड अंदर की तरफ होती हैं, 2 लेयर्स के, ये अंदर की तरफ। यहाँ वालों का जो फैटी एसिड है वो इस तरह अंदर की तरफ होता है और यहाँ पे जो फास्फोलाइपिड है उसका फैटी एसिड यहाँ पे अंदर की तरफ होता है। तो ये एक लाइपिड बाई लेयर इनसे बन जाता है। यहाँ तक इस बात की समझ आ गई? आगे Yes, मैं sir. इसको यस लेके सर। चलूं? यस सर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। ठीक है। जी 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 जी। सर जो फास्फोलिपिड के जो टेल्स होते हैं सर, आपने बताया कि 3 होते हैं सर, लेकिन बुक्स में 2 हाँ, मेंशन है सर। नहीं, अगर आप बीआरएस फिजियोलॉजी पढ़ो तो उसमें जो है आपके पास 3 है। ठीक है, वो बेसिकली एक ओके उसका सर। हेड होता है, हाँ उसमें 2, सॉरी, हाँ ठीक है, ये 2 फैटी एसिड होते हैं। अगर ये 3 फैटी एसिड हो जाए तो इसी चीज को हम ट्राइग्लाइसराइड कहते हैं। ठीक है, अगर एक ग्लाइसिरोल बैकबोन हो और 3 फैटी एसिड्स हो तो इसका नाम होता है ट्राइग्लाइसराइड। और अगर एक ग्लाइसिरोल हो और 2 फैटी एसिड्स हो तो इसको हम फास्फोलाइपिड कहते हैं। ये वेरी गुड पॉइंट, ये बहुत अच्छा किया कि आपने बता दिया। समझ आ गई ट्राइग्लाइसराइड और फास्फोलाइपिड में फर्क? अगर ग्लाइसरोल के साथ 3 फैटी एसिड्स हैं इसलिए इसको ट्राई इसलिए क्योंकि 3 फैटी एसिड है। ट्राई ग्लाइसराइड मतलब 3 फैटी एसिड, ट्राई और ग्लाइसराइड मीन ग्लाइसरोल। तो ट्राई ग्लाइसराइड मीन 3 फैटी एसिड और एक ग्लाइसरोल। लेकिन अगर 2 फैटी एसिड और एक ग्लाइसरोल हो तो फिर ये फास्फोलाइपिड होगा। अब हमारे पास अगला जो सवाल पैदा होता है वो ये पैदा होता है कि कौन सी चीज इस लाइपिड बाई लेयर को क्रॉस कर सकती है और कौन सी चीज इसको क्रॉस नहीं कर सकती। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो जो चीज आपकी लाइपिड बाई लेयर को खुद ब खुद क्रॉस करे ये वो चीजें हैं जो लाइपिड सॉल्युबल चीजें हैं।
जाहिर है सेल मेम्ब्रेन का जो 2 लेयर हैं लिपिड बाइलेयर, ये बना किस चीज से है? लिपिड से। कौन से लिपिड से? फास्फोलिपिड से। तो जाहिर है यहाँ से वही चीजें इजीली गुजर सकती हैं जो लिपिड के अंदर सॉल्युबल हों। तो लिपिड के अंदर सॉल्युबल चीजें क्या हैं? O2, CO2 एंड स्टूराइड। ये बेसिकली स्टीराइड है, लेकिन याद रखने के लिए आप इसको स्टूराइड पढ़ो। O2, CO2, स्टूराइड। ये वो चीजें हैं जो लिपिड सॉल्युबल है, इसलिए ऑक्सीजन बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी डर के सेल के अंदर गुजर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के अंदर पैदा होता है मेटाबॉलिज्म की वजह से, वो इजीली बाहर आ जाता है, क्योंकि O2, CO2 और स्टूराइड जो हार्मोन्स हैं, ये आपके लिपिड सॉल्युबल है, इसलिए ये इजीली क्रॉस कर जाते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन को। स्टीराइड जो हार्मोन्स हैं, बेसिकली स्टीराइड हार्मोन 2 तरह के हैं, ठीक है? एक आपके पास लेट्स सपोज जैसे 2 तरह के नहीं है। स्टीराइड हार्मोन में एक सेक्स स्टीराइड है, एक ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, मैं वैसे आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है और विटामिन डी है। ये वो चीजें हैं जो स्टीराइड इन नेचर है। सेक्स स्टीराइड में फिर मेल का जो सेक्स स्टीराइड है उसको हम एंड्रोजिन्स कहते हैं। ये मेल के सेक्स स्टीराइड है। एंड्रोजिन में कौन कौन आते हैं? टेस्टोस्टेरोन हो गया, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हो गया, डाईहाइड्रो एंड्रोस्टीन डायोन हो गया। ये सारी फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एंड्रोजिन है, लेकिन एंड्रोजिन एक सेक्स स्टीराइड है। कौन से मखलूक का? मेल का। जो फीमेल का सेक्स स्टीराइड है वो एस्ट्रोजन है, ठीक है? वो एस्ट्रोजन है। जो 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 एंड्रोजिन है, ये इसका हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन मैं वैसे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि ये एग्रेसिव इन नेचर है। यही वजह है कि मर्द जो हैं वो एग्रेसिव होते हैं नेचर में, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। जो एस्ट्रोजन है ये एग्रेसिव नेचर में नहीं होता, इसलिए लड़कियां शर्माती हैं, उनके अंदर गुस्से वाला और लड़ाई वाली चीज नहीं होती, क्योंकि एस्ट्रोजन इज नॉट एग्रेसिव इन नेचर, एंड्रोजन इज एग्रेसिव इन नेचर। कुछ लड़के जो मोटे होते हैं, मोटे, तमाम मोटे लड़कों से और लड़कियों से मौजरत के साथ मैं खुद भी मोटा हूं, लेकिन जो फैटी फैटी होते हैं, तो जो फैट्स होती है ना इंसान के जिस्म के अंदर, ये इस एंड्रोजिन को एस्ट्रोजिन में कन्वर्ट करती है। तो अगर आप एक लड़के हो, लेट सपोज आपका नाम है गुलजमान खान, और आप इतने मोटे हो, इतने मोटे हो, तो जाहिर है आपके जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा फैट्स है, और चूंकि आप मेल हो तो आपके जिस्म के अंदर एंड्रोजिन भी है, यानी टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो फैट्स हैं ये क्या करते हैं? ये एंड्रोजिन को कन्वर्ट करते हैं इनटू एस्ट्रोजिन। यही वजह है जो मोटे लड़के होते हैं उन्हें भी इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होता, वो भी छोटी सी बात पे रो लेते हैं, वो भी बड़े सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी फैट्स की वजह से एंड्रोजिन एस्ट्रोजिन में कन्वर्ट हो जाता है, और एस्ट्रोजिन की वजह से आप पैसे होते हो, आप जो हैं बहुत सेंसिटिव होते हो, आप इतने एग्रेसिव नहीं होते। तो मोटे लोग आप लोगों ने अक्सर देखे होगा, वो मलंग लोग होते हैं, वो इतने एग्रेसिव नहीं होते, क्योंकि फैट्स की वजह से उनका एंड्रोजिन थोड़ा सा एस्ट्रोजिन में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। बेसिकली जो ये चीजें हैं, जो जितनी भी चीजें स्टीराइड इन नेचर हैं, जैसे सेक्स स्टीराइड हो गया, एंड्रोजिन बगैर किसी आवताव के सेल के अंदर घुस जाता है या सेल से निकल जाता है, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है, O2 और CO2 की तरह। इसी तरह एस्ट्रोजन भी खुद निकल जाता है, खुद आ जाता है, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसको कार्टिसोल भी कहते हैं, जिसको स्टीराइड, जो बेसिकली जो आपके जिस्म के अंदर स्टीराइड बनते हैं, उनको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वो भी फ्रीली मूव करते हैं, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जो कि जिसका दूसरा नाम एल्डोस्टेरोन भी है, जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड फिर 2-3 इसकी एग्जांपल्स हैं, जिसमें एक एल्डोस्टेरोन भी है, वो भी फ्रीली मूव करता है। विटामिन डी, अगर कोई आपसे पूछे कि वो वाहिद विटामिन बताओ कि जो लिपिड सॉल्युबल है, तो वो विटामिन डी है, ठीक है? तो O2, CO2 एंड स्टूराइड चीजें, ये लिपिड सॉल्युबल होती हैं और इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर या सेल के बाहर जा सकती हैं। स्टीराइड इन नेचर चीजें क्या थी?
सेक्स स्टेरॉइड जिसमें मेल के एंड्रोजिन थे और फीमेल का एस्ट्रोजन था। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि आपके जिस्म के अंदर स्टेरॉइड बनते हैं उनको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, जैसे कार्टिसोल एक एग्जांपल हो गया। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जिसकी एक मिसाल एल्डोस्टेरोन हो गया और एक आपका विटामिन डी हो गया। ये चीजें फ्रीली मूव करती हैं क्योंकि ये लाइपिड सॉल्युबल है, तो इसको हम टिक मार्क कर लेते हैं कि दे कैन इजीली क्रॉस योर सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स। अब हम सिर्फ लिपिड की फिलहाल बात कर रहे हैं, उसके बाद प्रोटीन्स की बात करेंगे। यहां तक तो हो गई ये चीज। अब वो कौन सी चीजें हैं जो कि क्रॉस नहीं कर सकती? जाहिर है ये वो चीजें होंगी जो वाटर सॉल्युबल होगी, क्योंकि वाटर की और लिपिड की एक दूसरे के साथ नहीं लगती। यही वजह है कि अगर आप किसी लिपिड बर्तन के ऊपर जिसके ऊपर चिकनाई लगी हुई है उसके ऊपर पानी डालो तो वो उधर तैरता नहीं है, खड़ा नहीं होता, भाग जाता है। आपके हाथ अगर जो है वो ऑयल लगा हुआ है, आप उसके ऊपर पानी डालो, पानी तैरता नहीं है, भाग जाता है, क्योंकि लिपिड और वाटर की एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं लगती। तो जाहिर है वो चीजें जो पानी के अंदर सॉल्युबल होती हैं, जिनको पानी से मोहब्बत होती हैं, जो हाइड्रोफिलिक होती हैं, हाइड्रो मीन वाटर और फिलिक मीन लव करने वाले, वो चीजें जो पानी से मोहब्बत करती हैं वो तो लिपिड बाइलेयर को यानी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। तो उनकी जो मिसालें हमारे पास इस दुनिया में मौजूद हैं, वो एक तो पानी हो गया, H2O खुद बजाते खुद पानी है, तो वो लिपिड बाइलेयर को खुद ब खुद क्रॉस नहीं कर सकता। तो जब ये क्रॉस नहीं कर सकता तो सेल के अंदर वाटर कैसे जाता है? वो ऐसे जाता है कि इसके लिए स्पेसिफिक चैनल बने हुए होते हैं, दरवाजा बना हुआ होता है, पानी उस दरवाजे से होके अंदर जाता है। इस दरवाजे के बगैर लिपिड बाइलेयर को डायरेक्टली पानी क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि पानी वाटर वाटर है और वाटर या वाटर सॉल्युबल चीजें लिपिड के मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। इसके बाद जितने भी आपके पास आयन हैं, जैसे सोडियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, ठीक है, या आपके पास जितने भी, या ग्लूकोज हो गया, देखो ग्लूकोज पानी के अंदर हल हो जाती है ना, तो ये एक वाटर सॉल्युबल चीज हो गई। तो जो ग्लूकोज यानी वाटर सॉल्युबल चीजें हैं इस सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये कैसे क्रॉस करती हैं? इसके लिए स्पेसिफिक कैरियर मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे मौजूद होते हैं, और वो आगे से एक ग्लूकोज आया, ग्लूकोज ने इधर देखा, ओहो यार ये तो रास्ता बंद है, ये तो लिपिड से बनी हुई चीज है, जबकि मैं तो पानी के अंदर हल हो जाता हूँ, तो मैं अंदर कैसे जाऊं? मैंने तो अंदर जाना है, इस सेल को मैंने एनर्जी देनी है। तो अल्लाह भला करे, यहाँ पे स्पेसिफिक कैरियर होते हैं, ट्रांसपोर्टर होते हैं जो ग्लूकोज को पकड़ के अंदर ले आए, वरना ग्लूकोज खुद अंदर नहीं जा सकता। यानी दे कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय देमसेल्व्स, दे नीड हेल्प in the form of transporter, in the form of specific channel, in the form of pores। सुराख होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उनकी मदद से ये चीजें फिर आगे अंदर या बाहर जो है वो जा सकती है। ये तो हो गई हमारे पास लिपिड से रिलेटेड सारी बातें कि लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल चीजें। अब जरा प्रोटीन के बारे में बात कर देते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, हमने पढ़ा ये दो चीजों से बना हुआ है, लिपिड से और प्रोटीन से। तो लिपिड को तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, अब जरा प्रोटीन के ऊपर भी बात कर लें। तो अगर आप इस सेल मेम्ब्रेन का अंदर देखो तो अंदर दो तरह के प्रोटीन होते हैं। मैं इधर ड्रा कर देता हूं, ये मैंने सेल मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर ड्रा किया। इसके अंदर दो तरह के प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन जिनको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और दूसरे तरह के हैं हमारे पास, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। जैसे ये, जैसे ये इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो कि सेंटर में मौजूद होते हैं, एंड दे स्पैन थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, यहां से लेके यहां तक ये फैले हुए होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इनको यहाँ पे किसी ने बाइंड किया हुआ है, यहाँ पे अटैच किसने किया हुआ है? तो बेसिकली ये जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी जिनको हम कहते हैं, क्योंकि जाहिर है अंदर का सारा माहौल हाइड्रोफोबिक है। लाइपिड, लाइपिड जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। अंदर सारा माहौल ग्लाइसरॉल, इसके दो फैटी एसिड के टेल, ग्लाइसरॉल दो फैटी एसिड के टेल, ग्लाइसरॉल दो फैटी एसिड के लाइपिड है। तो अंदर जितना भी इन्वायरमेंट है ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी से नफरत करता है। तो ये जो प्रोटीन है
ये इस मेम्ब्रेन के साथ विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, जो कि वीक फोर्सेस होती हैं, उनके थ्रू ये अटैच होता है। कौन से? दो तरह के प्रोटीन हो गए, एक हो गए इंटीग्रल, जिसको सेंट्रल भी कहते हैं, ये इस तरह वीक हाइड्रोफोबिक फोर्सेस के थ्रू अटैच होते हैं। दूसरे आपके पास पेरिफेरल प्रोटीन है जो साइडों पे होते हैं, ये पेरिफेरल। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन कैसे अटैच होते हैं? वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये आपका पेरिफेरल का प्रोटीन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर भी कुछ चार्ज होते हैं, प्रोटीन के ऊपर भी कुछ चार्ज होते हैं। तो यहाँ के चार्ज, प्रोटीन के ऊपर जो चार्ज हैं और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो चार्ज हैं, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, इस अट्रैक्शन की थ्रू ये पेरिफेरल की जो प्रोटीन है, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। इन फोर्सेस को, जिनके थ्रू ये अटैच होते हैं, उनको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन सी फोर्सेस होती हैं? वो फोर्सेस जो चार्ज्ड पार्टिकल के दरमियान होती है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ ये पेरिफेरल प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये जो वो हैं चार्जेस हैं, इनके थ्रू ये जो अट्रैक्शन और अटैचमेंट होती है, हम कहते हैं ये वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के थ्रू पेरिफेरल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। यहां तक इस बात की समझ आ गई। अब ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ये काम क्या करते हैं? ये बहुत सारे काम करते हैं। हमारे जो सोडियम चैनल हैं, देखो सोडियम हमने कहा कि ये क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ग्लूकोज, ये सारी चीजें वाटर सॉल्युबल है। तो ये सेल के अंदर कैसे जाएंगी? तो इनको को ले जाने के लिए जो प्रोटीन होते हैं, जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, वो बेसिकली ये इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। वो सोडियम को कहती हैं कि भाईजान, मैंने इर्द गिर्द के लाइपिड के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के जरिए से ताल्लुकात बनाए हुए हैं, मैं इनके साथ अटैच हूँ, मेरा इनके साथ मुआहिदा है, तो तुम ना उन्हें बताए बगैर चुपके से अंदर चले जाओ। कहने का मतलब ये है कि जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ये काम करते हैं एज ए आयन चैनल, ताकि आयन को अंदर या बाहर ले जा सके, एज ए ट्रांसपोर्टर, ताकि आयंस के अलावा बाकी चीजें अगर ट्रांसपोर्ट करनी हो वो किया जा सके, एज ए रिसेप्टर्स, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन आता है और इस प्रोटीन के ऊपर अटैच हो जाता है। तो ये प्रोटीन जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ये ग्रोथ हार्मोन के लिए एज ए रिसेप्टर भी काम कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक चीज होती है, हम आगे पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी। वो जीटीपी भी यहाँ पे आके अंदर बाइंड होती है, सेल के अंदर होती है जीटीपी, वो इस इंटीग्रल प्रोटीन के साथ यहाँ पे अटैच होती है। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन का के बहुत सारे काम है। समझ आ गई यहाँ तक? आगे जाऊं मैं? ये जो सेल का लाइपिड और प्रोटीन वाला पोर्शन था, ये आपको समझ में आ गया? अगर Yes, yes sir. है, फिर मैं आगे। Yes, Yes, sir. sir. Proceed ahead. ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, वो हमारे पास इंटरसेलुलर कनेक्शन है। देखो, अकेला इंसान, ये लेट सपोज मैंने एक बंदा ड्रा किया, ये है, इसका नाम है फला बिन डमका, मतलब अपना नाम इसका फला है लेकिन डमका का बेटा है। ये अकेला इस दुनिया में मौजूद है, तो ये तो तबाह बर्बाद हो जाएगा, ये तो मर जाएगा, इसको तो जंगली कुत्ते काट लेंगे। तो अकेला जो है वो कोई भी बंदा नहीं रह सकता। सेल भी हमारी तरह इंसान है, वो भी अकेले नहीं रह सकते। तो सेल भी इकट्ठे रहते हैं, ये एक फला बिंडम कहाँ, ये अगला फला बिंडम कहाँ, ये अगला फला बिंडम कहाँ, ये सेल है। और इनसे फिर टिश्यू बनता है, बहुत सारे सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू में बता चुका हूँ। ये सेल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं विद टू टाइप ऑफ जंक्शन, विद जंक्शन, इसको कहते हैं जंक्शन। अब जंक्शन दो तरह के हैं, एक तरह के जंक्शन को हम टाइट जंक्शन कहते हैं। टाइट जंक्शन को सराय की जबान में जूना अक्लूडन भी कहते हैं, जूना अक्लूडन। सराय की जबान में नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, मतलब इसका दूसरा नाम जूना अक्लूडन है, टाइट जंक्शन या जूना अक्लूडन। जो टाइट जंक्शन है, इसका काम क्या होता है? टाइट जंक्शन का काम होता है कि ये सेल को एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच करता है, ताकि ये एक दूसरे से इधर उधर ना हो जाएं, मुंतशिर ना हो जाएं, अलग ना हो जाएं। पहला काम। दूसरा काम टाइट जंक्शन का ये होता है कि इसके अंदर रास्ते होते हैं
और इन रस्तों के थ्रू एक सेल दूसरे सेल्स को सैल्यूट्स पहुंचा सकता है। यानी ये काम कर सकता है ये टाइट जंक्शन एज ए इंटरसेलुलर पाथवे। इंटर का मतलब दो सेल्स के दरमियान, तो इंटरसेलुलर पाथवे दो सेल्स के दरमियान। जैसे मिसाल के तौर पर ये फलां बिन डमका है, ये अगला सेल है डमका बिन फलां। डमका बिन फलां को जरूरत पड़ गई लेट्स सपोज सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड आगे पीछे से आ नहीं रहा, इसने साथ वाले सेल को कहा कि भाईजान आपके पास बहुत सारे सोडियम क्लोराइड हैं, तुम जरा मुझे थोड़े से दे दो। तो सोडियम क्लोराइड एक सॉल्यूट है ना, ये सॉल्यूट जब इधर से इधर ट्रांसफर होगा तो ये टाइट जंक्शन के थ्रू होगा। ये जंक्शन दो तरह के, एक तरह का जंक्शन हो गया टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन सेल्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करता है, प्लस काम कर सकता है एज ए ट्रांसपोर्टर ऑफ सॉल्यूट के, एक जगह सेल से दूसरे सेल में वो सॉल्यूट ट्रांसफर करता है। ये जो टाइट जंक्शन है ये लीकी भी हो सकता है और नॉन लीकी भी हो सकता है। क्या मतलब ये कि यहाँ वाला जो पानी है या यहाँ की जो चीजें हैं वो इसको क्रॉस करके इधर जा सकती हैं। अगर ये जाएं तो हम कहेंगे कि ये कौन सा वाला टाइट जंक्शन है, लीकी टाइट जंक्शन है। जैसे मिसाल के तौर पर, मिसाल हमारे पास इसका है, ये आपके पास किडनी का नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का एक बोमेन कैप्सूल होता है, फिर प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है, फिर लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले होता है, और फिर डायस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब अगर आप डायस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के सेल्स देखो, ये एक सेल, ये अगला सेल, इन सेल्स के दरमियान ये हो गया, मैं जरा इसको बड़ा करके ड्रा कर देता हूं, बड़ा करके, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया। डायस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की जो दीवारें हैं जिन सेल से बनी, इनको मैंने बड़ा कर दिया। अब इनके दरमियान जो जंक्शन है, ये जंक्शन टाइट हैं, नॉन लीकी हैं, मतलब यहाँ वाला जो सॉल्यूट है वो लीक होके बाहर नहीं जा सकता। एक दफा फिर सुनो, मैं जरा ना इसको पहले ये नॉन लीकी। टाइट जंक्शन क्या है, ये दो सेल्स को एक दूसरे के साथ अटैच करता है। अब ये अटैचमेंट करके एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान सॉल्यूट की कम्युनिकेशन भी करवा सकता है। दो बातें। तीसरी बात, ये या लीकी होगा यानी इससे मवाद इधर बाहर या अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता। जो नहीं आ सकता, जो नॉन लीकी है, उसकी मिसाल हमारे पास क्या है, डायस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन के डायस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के दरमियान जो टाइट जंक्शन है वो नॉन लीकी है। या होगा ये लीकी। लीकी क्या है कि यहां से चीजें यहां लीक हो सकती है, यानी परमिएबल है। इसकी मिसाल है ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की दीवारों के जो सेल्स हैं, इनके दरमियान जो टाइट जंक्शन है ये लीकी है। ये लीकी नहीं था डायस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की सेल्स के दरमियान टाइट जंक्शन, इसको हमने कहा नॉन लीकी टाइट जंक्शन या इम्परमिएबल टाइट जंक्शन। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ये डायस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की दीवारों में जो सेल्स हैं, इनके दरमियान जो टाइट जंक्शन है ये लीकी है, इसलिए हम इसको कहते हैं लीकी टाइट जंक्शन या परमिएबल टाइट जंक्शन। ये जो जंक्शन थे दो तरह के थे, एक था टाइट जंक्शन, इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया कि ये या लीकी होगा या नॉन लीकी होगा। लीकी के एग्जांपल क्या है, नॉन लीकी की क्या है, इसके काम क्या है, ये सेल्स को अटैच भी करते हैं एक दूसरे के साथ, और एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान सॉल्यूट की कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। दूसरी मिसाल हमारे पास जंक्शन की है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन, गैप जंक्शन बेसिकली दो सेल्स के दरमियान, मैंने इसको इस तरह रखा, दो सेल्स के दरमियान नहीं, बल्कि मैं जरा इसको और भी क्लियर कर देता हूं। दो सेल्स के दरमियान ऐसा जंक्शन है कि जिसकी मदद से एक सेल के अंदर मौजूद इंपल्स या इलेक्ट्रिक करंट दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर हो सके, ऐसे जंक्शन को हम गैप जंक्शन कहते हैं। दूसरे लफ्जों में, यहाँ की करंट जब यहाँ जिस जिस जंक्शन के थ्रू जाती है वो गैप जंक्शन है। गौर से सुनो,
टाइट जंक्शन के थ्रू सॉल्यूट जा सकते थे। सोडियम क्लोराइड इधर से इधर चला गया, ग्लूकोज इधर से इधर चला गया, गन्ने का जूस इधर से इधर आ गया, खजूर का जूस इधर से इधर आ गया, सॉल्यूट। लेकिन गैप जंक्शन के थ्रू आयंस, जो करंट है आपका, जिसके थ्रू इंपल्स जनरेट होती है, वो एक सेल से दूसरे सेल जा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हम मिसाल लें हार्ट, ये हार्ट का एक वेंट्रिकल का कार्डियक सेल, ये दूसरा कार्डियक सेल, ये तीसरा कार्डियक सेल, ये चौथा कार्डियक सेल, ये पांचवा कार्डियक सेल, ये छठा कार्डियक सेल। यहाँ पे ऐसे नोड होता है जो इम्पल्स, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे में जनरल इसमें ऐसे नोड से इम्पल्स पैदा होता है। ये इम्पल्स आता है इस सेल के पास, इस सेल से गैप जंक्शन के थ्रू इस सेल में आता है, फिर इस सेल से यही इम्पल्स या करंट इस गैप जंक्शन के थ्रू इस सेल में, और इसी तरह पूरे वेंट्रिकल में करंट फैल जाता है। यही वजह है कि हार्ट जब कंट्रैक्ट करता है, देखो करंट एक जगह से आ रही है, लेकिन कंट्रैक्ट इकट्ठे करते हैं सारे, रिलैक्स इकट्ठे होते हैं, कंट्रैक्ट इकट्ठे करते हैं, रिलैक्स इकट्ठे होते हैं। इसको कहते हैं सेंसिशियम, कि आपके जो हार्ट के मसल हैं वो एज ए सेंसिशियम काम कर रहे हैं, इकट्ठे, बिल्कुल इकट्ठे। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये अल्लाह ताला ने दिल ऐसा बनाया कि इनके सेल्स के अंदर गैप जंक्शन रखा, और ये गैप जंक्शन के अंदर जो करंट को ले जाने का पोटेंशियल ये इतना तेज होता है कि जैसे ही इसके पास करंट आता है, वो मिली सेकंड्स के अंदर, सेकंड के पता नहीं कितने हिस्से के अंदर, इन गैप जंक्शन के थ्रू हर सेल्स तक करंट पहुंच जाता है और सारे फिर इकट्ठे कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। तो ये आपके पास गैप जंक्शन है कि जिसकी वजह से आपका कार्डियक मसल इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट और इकट्ठा रिलैक्स होता है, यानी जिसकी वजह से आपके कार्डियक, आपका हार्ट एज ए सेंसिशियम काम करता है। यहां तक इस बात की समझ आ गई है आप लोगों को या नहीं? यस यस सर। सर। ठीक है, तो फिर आप लोग क्या समझते हो, आज के लिए इतना काफी है या नहीं? यस सर। यस सर, काफी है काफी है सर। आज के लिए। काफी है सर। आज के लिए काफी है इंशाल्लाह, ये ठीक है। और फिर लूप ऑफ हेनले होता है और बाकी सारी चीजें। यहाँ पे जो चीजें हैं, लेट सपोज यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, यहाँ पे अब ये बाहर जाना चाहता है, लीक होना चाहता है, तो ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल का सेल्स हो गया और ये जो सेल हो गया, इनके दरमियान जो जंक्शन है ये लीक ही है, इसके थ्रू ये लीक होके बाहर बाहर आ सकता है। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे जब हम नेफ्रोलॉजी, जब हम रीनल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, वहां पे हम ये डिटेल में पढ़ेंगे।